हाय एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। ये वीडियो सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 है। हम लोगों ने फिजिक्स स्टार्ट कर दी थी और पहला चैप्टर जो है हमारा मोशन हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। हम लोगों ने मोशन में बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिए थे, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि रेस्ट और मोशन के कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए थे कि रेस्ट और मोशन के बारे में जो आपके डाउट्स अभी तक होते हैं वो अब आपको नहीं होने चाहिए। मैंने आपको अच्छे से बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में है वो रेस्ट में भी हो सकता है, वो मोशन में भी हो सकता है। इट विल डिपेंड अपॉन फ्रॉम वेयर यू आर लुकिंग एट दैट ऑब्जेक्ट, कहाँ से देख रहे हो उस ऑब्जेक्ट को। इसके अलावा हम लोगों ने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के कॉन्सेप्ट देख लिए थे कि किन चीज़ों को स्केलर बोलते हैं और किन चीज़ों को हम वेक्टर बोलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आपको डिफरेंस भी करा दिया था। डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी थी, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी थी। डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होती है डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में, और एक सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकते हैं जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। इन दैट केस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये सारी बात करा दी थी और कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों को कराए थे डायरेक्शन वाले, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाले, ठीक है ना। तो आज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन करेंगे, और इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि एक आपके पास असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम्स में आते हैं कई बार स्कूल्स में, कि असर्शन रीजन को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो वो भी मैं आज को अब सिखाना शुरू कर दूंगा। देखो, असर्शन रीजन टाइप के जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं उनमें कुछ ये डायरेक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। अब आगे जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको 2 स्टेटमेंट मिलेंगे, एक असर्शन का मिलेगा और एक रीज़न का मिलेगा। असर्शन के आगे कुछ लिखा हुआ होगा, रीज़न के आगे कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा। हमें वो दोनों स्टेटमेंट पढ़ने होते हैं अच्छे से। चलो, हम लोगों ने दोनों स्टेटमेंट पढ़ लिए। उसके बाद क्या होता है, अब देखो ये 4 ऑप्शन है, एक ए है, बी है, सी है और डी है। अब ए ऑप्शन कब ठीक होगा? जब इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। जब असर्शन और रीजन में जो दोनों स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, और जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो उस असर्शन को और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, यानी दोनों में कोई कनेक्शन आपको नजर आता है, तो उस सिचुएशन में आप क्या ऑप्शन मार्क करोगे? ए वाला ऑप्शन मार्क करोगे कि ए वाला ऑप्शन ठीक है। अगर ऐसा हो सकता है कि असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं बट रीजन का असर्शन से कोई कनेक्शन नहीं है, यानी रीजन बिल्कुल अलग चीज़ कह रहा है और असर्शन बिल्कुल अलग चीज़ कह रहा है, अपने आप में दोनों बातें ठीक है बट रीजन असर्शन से कहीं तक भी कनेक्टेड नहीं है, तो उस सिचुएशन में कौन सा आ जाएगा? बी आएगा। लिखा हुआ है ना कि दोनों के दोनों ट्रू हैं बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, यानी पहला स्टेटमेंट ठीक है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि दोनों ही स्टेटमेंट हम लोगों को रॉन्ग दे रखे हैं। तो हमें इन चारों के अकॉर्डिंग जो बात ठीक बैठती है उसके अकॉर्डिंग ए, बी, सी या डी लिख के आना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आज से हम लोग शुरू करेंगे, और जहां जहां बीच बीच में आते रहेंगे आपको मैं असर्शन रीजन भी सॉल्व करना सिखाते रहूंगा, सो दैट अगर आपके 9th क्लास में एग्जाम में आते हैं तो आप उनको भी हैंडल कर पाओगे, और 10th क्लास में तो बोर्ड में पूछे ही जाते हैं, हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। तो देखो, ऐसा स्टेटमेंट होता है, एक असर्शन लिखा होता है, उसके नीचे एक रीजन लिखा हुआ होता है। आपको बहुत केयरफुली दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। असर्शन में क्या लिखा हुआ है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। आप सोचिए कि आपने ऐसा पढ़ा हुआ है क्या? तो आंसर है हाँ। डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अच्छा, रीजन पढ़ लो। डिस्प्लेसमेंट हैज़ बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, इस वजह से ऐसा है। हाँ ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो देखो, जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये फर्स्ट वाले को तो कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो क्यों बोला? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिस वजह से उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो इसका मतलब असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू हैं और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो आंसर क्या लिखेंगे? तो आंसर हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा? आंसर आएगा ए वाला। क्यों? ए वाले के अंदर क्या लिखा हुआ था? इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, कि दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं और रीजन उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो हमारे पास ए ऑप्शन हम लोग लिख के आएंगे। तो मैंने यहाँ पे यही पढ़ के देखा कि दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट हैं और दूसरे वाला स्टेटमेंट फर्स्ट वाले को और एलैबोरेट कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो इस तरह से आप असर्शन रीजन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो
ये इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को आपके पास जो NCERT एट योर फिंगर टिप्स वाली जो बुक मैंने आप लोगों को दी है, जिन बच्चों ने मुझसे ले ली है, उस बुक के अंदर ये क्वेश्चंस होंगे ऑलरेडी ऐसे वाले, तो वहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होगा उस बुक को लेने से, कि आप लोगों को ये सारे इंस्ट्रक्शन लिखने नहीं पड़ेंगे। भाई इतनी सारी थ्योरी लिख के क्या करोगे, ये सारा कुछ उस बुक में अवेलेबल है, दिया हुआ है, और काफ़ी सारी वैरायटी के उसमें अदर क्वेश्चंस भी हैं। तो इसलिए बुक से आप लोगों को प्रैक्टिस करने में बहुत हेल्प मिलेगी, आपको कम चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, तो क्वेश्चन कम आपको नोट करने पड़ेंगे। सिर्फ जो नोट्स बनवा रहा हूँ आप नोट्स नोट करोगे, क्वेश्चन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन आप लोग वहीं से टिक लगा सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे कर लिया, ठीक है। तो चलो खैर, हमारा असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन हम लोगों को समझ में आ गया। अब इसके बाद और न्यूमेरिकल्स पे आते हैं हम लोग। अब सर्कल दे रखा है हम लोगों को यहाँ पे, ए पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी एंड ही कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। पॉइंट पी से शुरू करता है और एक पूरा राउंड इस सर्कुलर ट्रैक का वो पूरा करके वापस यहाँ पे आ जाएगा एक राउंड के बाद। आपसे पूछा है टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ, उसने कितना कितना ट्रेवल किया है। देखो कैसे करेंगे हम लोग सिचुएशन में, सॉल्यूशन जब करेंगे, अब इसने एक राउंड मारा है, कितना, एक राउंड, तो फर्स्ट पार्ट में टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है जिस पाथ पे चल के आप गए हो, तो यहाँ से इस तरह से चल के गए हैं, तो ये पूरा का पूरा जो रास्ता आएगा, इस रास्ते को मैं क्या बोलूँगा, मेरी डिस्टेंस बोलूँगा, बिकॉज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, टोटल डिस्टेंस हमारे पास इस सर्कमफेरेंस के बराबर आ जाएगी, और सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी होती है, 2πr होती है, तो ये मेरे पास 2πr वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू सारी की सारी फिल कर दो, 2 × पाई की वैल्यू 22/7। भाई पाई की देखो दो वैल्यू होती हैं, या तो होता है 22/7 या होता है 3.14। अब आप देख लेना ध्यान से कि अगर आप 22/7 रखने से कुछ चीज़ कट रही है तो आपको 22/7 रखना चाहिए, अगर कोई चीज़ नहीं कट रही है 22/7 रखने से तो आपको 3.14 रखना चाहिए, ताकि आपकी कैलकुलेशन कम हो जाए। मैंने जानबूझ के ये 22/7 इसलिए रखा है क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे आर की क्या वैल्यू दे रखी है, आर 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से मैंने ऐसा किया। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, 22 × 44, तो 44 सेंटीमीटर मेरे पास क्या आ गया, मेरी डिस्टेंस आ गई, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। अब आप पी पॉइंट से अपने चलना स्टार्ट किया, घूम के आप पॉइंट पी पे ही आ गए एक राउंड के बाद, तो जहां से चले थे वहीं पे वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, 0। तो इस बात को क्या लिखोगे, ये ऐसे लिखना है इस बात को, सिंस इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, दोनों के दोनों पॉइंट सेम हैं, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है ना। अब स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट तो सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया 0, है ना। तो इस तरह से बहुत आसान सा क्वेश्चन हमारे पास हुआ। एक कंप्लीट राउंड जब करके आएगा तब ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ए पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी एंड रीचेज अ पॉइंट क्यू ऑफ सर्कुलर ट्रैक। एक पर्सन ने पी से स्टार्ट किया और घूम फिर के ये क्यू पे पहुंच गया। भैया तो इस साइड से पहुंचा होगा या इस साइड से पहुंचा होगा, जैसे भी गया है, तो ये कौन सा रास्ता चल के गया है, इसने जो पाथ ट्रेवल किया है वो ये वाला पाथ ट्रेवल किया है, तो जो लेंथ आएगी पाथ की वो ये वाली आएगी, और ये जो लेंथ है पाथ की वो सरकमफेरेंस की आधी है ना, तो सरकमफेरेंस की आधी वैल्यू जो आएगी वो डिस्टेंस हो जाएगी। भाई पी से क्यू तक जाने पे इसी रास्ते पर चल के जाएगा, और ये रास्ता क्या है, मेरी लेंथ हो जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे सॉल्यूशन करते वक्त लेंथ वाले पार्ट में, टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ हमारे पास, सॉरी लेंथ की जगह डिस्टेंस वर्ड यूज करना, टोटल डिस्टेंस क्या, टोटल सरकमफेरेंस कितनी होती है, टोटल होती है 2πr, है ना, टोटल ये होती है ना। अब टोटल थोड़ी ना चाहिए, आधा रास्ता तो चला है इसने, तो आधी कितनी हो जाएगी, हाफ से डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब इतनी मेरे पास डिस्टेंस आएगी यहाँ पे। अब 2 से यहाँ पे 2 कट गया, ठीक है, πr बचा, पाई की कितनी वैल्यू होती है, 22.7 होती है, मल्टीप्लाई में r कितना है, r 7 सेंटीमीटर है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, 22 सेंटीमीटर मेरे पास मेरी डिस्टेंस आ गई यहाँ पे। तो इसका मतलब p से q तक जाने में इसने 22 सेंटीमीटर डिस्टेंस चली है। ओके, डिस्प्लेसमेंट की बात आती है यहाँ, एक बात ध्यान रखना, ये मीटर है तो मीटर लिखोगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखोगे। बच्चे यूनिट छोड़ देते हैं, कई बार यूनिट बहुत ज़रूरी होती है, आपको बताना पड़ेगा कि मीटर है या सेंटीमीटर है, तो जो भी यहाँ पे दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग लिख देना। कई बार हो सकता है डायमीटर दे रखा हो आप लोगों को, तो डायमीटर का हाफ करके आप आराम से रेडियस बना लोगे और फिर वहाँ से यूटिलाइज कर लोगे उसको। खैर डिस्प्लेसमेंट पूछा है, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, स्टार्टिंग पॉइंट आपका P था, एंडिंग पॉइंट आपका Q है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में जो गैप है उसी को तो क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इस
पी क्यू के बराबर हो जाएगा। और आपको पी क्यू क्या नजर आ रहा है, ये डायमीटर है सर्कल का। तो क्या हुआ यहाँ पे फाइनली हमारे पास जब सॉल्व किया सेकेंड पार्ट को, तो डिस्प्लेसमेंट की जब बात आई तो भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को शॉर्ट में मैंने लिख दिया, किसके इक्वल आएगा, डिस्प्लेसमेंट डायमीटर के इक्वल आ रहा है सर्कल के, डायमीटर ऑफ सर्कल। भाई स्टार्टिंग पॉइंट पी है, एंडिंग पॉइंट क्या है हमारे पास क्यू है, और पी और क्यू के बीच में डायरेक्ट गैप कितना है, ये डायरेक्ट गैप हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, 2r होता है, 2 इंटू रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो कितना आंसर आ गया, 14 सेंटीमीटर का हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो देख लो डिस्टेंस ज़्यादा आ रही है ना डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में, तो अगर आधा राउंड मारेगा सर्कल पे तब भी हम लोगों के पास हमें सिचुएशन समझ में आनी चाहिए कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हाफ राउंड कर लेने के बाद इसने कितना चला, इसने डिस्टेंस तो चली 22 सेंटीमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टेंस आ जाएगी जो कि डायमीटर के बराबर है। मैंने कैसे निकाल दी है, रेडियस का डबल करके निकाल दी, तो तुम्हारे पास 14 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ए पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी एंड रीचेज अ पॉइंट क्यू ऑफ सर्कुलर ट्रैक अलॉन्ग द गिवन पाथ। पी से स्टार्ट करके क्यू पे जाता है इस रास्ते के थ्रू, एरो दिखा रखा है ना, क्योंकि यहाँ पे फर्क पड़ेगा, अगर इस रास्ते से जाएगा तो कम चलेगा और नीचे से घूम के जाएगा तो ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे पाथ बताना बहुत ज़रूरी होता है कि किस रास्ते से चला के लेके गए हो। तो पी से क्यू तक जाने में वो इतने रास्ते पे चला होगा ये, और ये जो आपके पास पिंक कलर से मैंने रास्ता बनाया है, ये रास्ता पूरे के पूरे सरकमफेरेंस का 1/4 पार्ट है। भाई 1/4 हिस्सा ही तो है ये पूरे के पूरे सरकमफेरेंस का। तो सॉल्यूशन में जब डिस्टेंस पूछी गई हमसे, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो भैया टोटल डिस्टेंस जो यहाँ पे ट्रेवल हुई है दैट वुड बी, टोटल सरकमफेरेंस कितनी होती है, 2πr होती है टोटल, इसका कितना पार्ट, 1/4 पार्ट है ना। पूरी सरकमफेरेंस 2πr होती है, उसका 1/4 पार्ट। तो यहाँ से कितना आएगा ये, तो यहाँ से हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा तो 1/2 बचेगा, इनटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। आर कितना है, आर 7 सेंटीमीटर है, जो भी दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आई, मेरे पास 11 सेंटीमीटर वैल्यू आ गई। इतना मेरी डिस्टेंस हो गई यहाँ से यहाँ तक जाने में, पी से क्यू तक जाने में। अब इशू ये आता है सर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस सिचुएशन में, तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का गैप होता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट पी है, एंडिंग पॉइंट क्यू है, तो डायरेक्ट गैप कितना रहेगा इनके बीच में, ये जो वैल्यू आएगी ये डायरेक्ट गैप आ जाएगा इनके बीच में। बात समझ में आ रही है ना, तो ये हमारे पास डायरेक्ट गैप हो गया पी और क्यू के बीच में जो हमारे पास आएगा। तो अब इस डायरेक्ट गैप को कैसे निकालोगे, देखो ये बड़ा आसान है, हमारे पास ये 90 का एंगल बन गया, ये 7 सेंटीमीटर मेरे पास है, ये भी 7 सेंटीमीटर मेरे पास है, ठीक है ना। हाँ, तो हमारे पास ये 7 सेंटीमीटर ये आ गया, 7 सेंटीमीटर ये आ गया, तो ये एक ट्रायंगल बन गया ना। तो अब इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस आराम से लगा लो कि भाई हमारे पास ऐसा एक ट्रायंगल बन गया, ये 7 सेंटीमीटर मेरे पास यहाँ पे है, 7 सेंटीमीटर मेरे पास यहाँ पे है। अब ये x मान लो आप लोग, तो इस ट्रायंगल के अंदर जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूँ मैं, तो क्या करूँगा, इसमें मेरे को जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरा क्या आएगा, पी से लेके क्यू तक की डिस्टेंस आएगी, यानी x आएगा। तो पाइथागोरस कैसे लगाओगे, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है, दोनों दोनों 7 7 वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा 49 प्लस 49 है ना। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 कितना होता है, 98 होता है। तो x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 98 का स्क्वायर रूट कैसे लिखोगे, 2 इंटू 49 लिख लो, तो x कितना आ गया, 7 आ गया 49 से बाहर, और √2, तो 7√2 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो उसको भी आराम से आप हैंडल कर पाओगे, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरह से चीज़ों को सॉल्व कर रहे होते हैं। देखो अब अगला क्वेश्चन, ए पर्सन गोज फ्रॉम ए टू बी एंड देन ही रिटर्न्स बैक टू पॉइंट सी। एक पर्सन ए से बी की तरफ जाता है और फिर वापस लौटते वक्त वो ए पे आके नहीं रुकता, पीछे चला जाता है सी तक। तो ए से बी पे गया और वापस लौट के कहाँ चला गया, सी पे चला गया। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ए से पहले बी तक गया 50 मीटर, तो उसने यहाँ पे चला, फिर बी से वापस लौट के आया कहाँ तक, सी तक गया, तो वापस आते वक्त 50 प्लस 10 और, तो वापस आते वक्त 60 चला, ए से बी तक जाते वक्त 50 चला था। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस की जब बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, भाई ए से लेके बी तक कितना, ए से लेके बी तक 50 मीटर प्लस वापस बी से लेके सी तक कितना, 50 प्लस 10 60 मीटर, तो कितना हो गया 110 मीटर की हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गई। ओके, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। अब स्टार्टिंग में आप कहाँ पे थे, आप ए पॉइंट से आपने चलना स्टार्ट किया था, आप फाइनली कौन से पॉइंट पे आ गए, फाइनली सी पॉइंट पे आ गए हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए और सी के बीच का गैप होगा ना, तो सेकंड पार्ट में क्या निकाल लोगे,
टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास, तो ये ए और सी के बीच का गैप कितना नजर आ रहा है, 10 मीटर आ जाएगा। 10 मीटर कैसा, 10 मीटर यहाँ पे टूवर्ड्स 10 मीटर टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है। राइट साइड में नहीं आ रहा ना, तो लेफ्ट साइड में आ रहा, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन भी मेंशन कर दी। तो ए से लेके पहले बी पे गए 50 मीटर चले, फिर बी से वापस उस रास्ते से आए सी तक पहुंच गए, तो आते वक्त वापस 60 मीटर चले, तो 110 की तो डिस्टेंस हो गई। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मेरे पास फाइनली आ गई, स्टार्टिंग पॉइंट ए था, एंडिंग पॉइंट सी है, दोनों के बीच का गैप कितना है, 10 मीटर है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। चलो अब एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं, ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये फार्मर वाला क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपको होमवर्क से भी दूंगा करने के लिए बाद में। ए फार्मर मूव्स अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। एक फार्मर स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री पे मूव करता है। बाउंड्री पे मूव करने का मतलब क्या है कि एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करेगा, घूम के वापस वहीं पे आ जाएगा, कितने सेकंड में, 40 सेकंड में ऐसा करता है वो। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है कितना होगा उस फार्मर का एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। स्टार्टिंग पॉइंट से 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसका एंगल, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो आपसे पूछा गया। तो मैं आपको पहले डायग्राम बना के दिखाता हूँ क्या कह रहे हैं वो यहाँ पे। तो इस तरह से मेरे पास ये स्क्वायर है एक, इस स्क्वायर की जो साइड है वो 10 मीटर की है, तो 10 मीटर इस स्क्वायर की साइड है ना। और एक पर्सन सपोज ये ए बी सी डी, इस तरह से मान लो कि ये स्क्वायर ए बी सी डी है, जो फार्मर है वो पॉइंट ए पे था और उस फार्मर ने चलना शुरू किया, वो पहले ए से बी पे जाता है, बी से सी पे जाता है, सी से डी पे, डी से ए पे, ऐसे ही करके पूरा एक राउंड मारने में उसको कितना टाइम लगता है, उसको 40 सेकेंड लगते हैं, ये उसने बोला हुआ है। यानी इस पर्टिकुलर स्क्वायर फील्ड का एक राउंड मारने में उसको कितना टाइम लग रहा है, उसको 40 सेकंड्स लग रहे हैं, यानी 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट होता है, ठीक। तो टाइम कितना है उसके पास, भाई टाइम है 2 मिनट और 2 मिनट्स 20 सेकंड का। तो टोटल टाइम देखो पहले, तो टोटल टाइम जो अवेलेबल है वो है हमारे पास 2 मिनट्स 20 सेकंड का। अब 2 मिनट्स 20 सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करो, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में कितने हो गए, 120 सेकंड्स हो गए, प्लस 20 सेकंड्स ये वाले, तो कितने हो गए टोटल, 140 सेकंड का हमारे पास टाइम हो गया टोटल जो हमें दिया हुआ है। 40 सेकंड में कितने राउंड पूरे कर रहे हैं हम लोग, एक राउंड पूरे कर रहे हैं। उसने बोला है ना एक फार्मर मूव करता है स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री के अलॉन्ग 40 सेकंड में, तो उसका मतलब एक राउंड पूरा करता है वो 40 सेकंड्स में। तो 40 सेकंड्स में एक राउंड पूरा करता है, तो 140 सेकंड में कितना करेगा, इसको निकाल लेते हैं ज़रा हम लोग। तो कैसे लिखेंगे, सिंस इन 40 सेकंड्स नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड, कितने राउंड कंप्लीट कर रहा है वो, एक राउंड कंप्लीट कर रहा है 40 सेकंड में। और टाइम कितना है हमारे पास, 140 का है। इन 140 सेकंड्स नंबर ऑफ राउंड, यूनिटरी मेथड है सिंपल सा, जो हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में छोटी क्लासों में पढ़ा है। तो नंबर ऑफ राउंड 140 सेकंड में कितने कंप्लीट हो जाएंगे, कैसे करेंगे, 1 ये वाली वैल्यू अपॉन में आ जाती है, 40 मल्टीप्लाई में क्या पहुंच जाएगा, 140, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 14/4 डिवाइड सॉल्व करो, 4 3 जा 12, 4 5 जा 23.5 राउंड, यानी 3.5 चक्कर वो पूरे लगा लेगा 140 सेकंड के अंदर। अब जरा सोचो, मैं डायग्राम फिर से बना रहा हूँ यहाँ पे। ये फार्मर था हमारे पास, हमारा आंसर ये नहीं है, हमें तो डिस्प्लेसमेंट निकालना था। ए बी सी और डी 10 मीटर की साइड दे रखी है उसने, ठीक है। अब फार्मर यहाँ से चलना शुरू करता है, 2 मिनट 20 सेकंड यानी 140 सेकंड के बाद कितने राउंड पूरे कर लेता है, 3.5 राउंड पूरे कर लेता है। अब सोचो ज़रा, जब पहला राउंड मारेगा तो पहले राउंड मारने के बाद ऐसे चल चल के जाएगा, घूम फिर के वापस यहीं पे आ जाएगा, पहला राउंड खत्म हो गया। फिर दूसरा राउंड मारेगा, फिर दोबारा चल के जाएगा, है ना, ऐसे चल के जाएगा और फाइनली यहाँ पे आके रुक जाएगा। फिर तीसरा राउंड मारेगा, ऐसे चल के जाएगा, फाइनली आके यहाँ पे रुक जाएगा। 3 राउंड पूरे होके वो वापस पॉइंट ए तक आ चुका होगा। अब आधा राउंड और भी तो बच रहा है, तो आधा राउंड का मतलब कि अब कहाँ तक जाएगा, अब बाकी के आधे राउंड में वो पहले ए से बी तक जाएगा, उसके बाद बी से सी तक जाएगा। तो बाकी का आधा राउंड होने के बाद वो फाइनली कौन से पॉइंट पे मिलेगा, सी पॉइंट पे मिलेगा। देखो ना, सोचना बहुत अच्छे से बात, भाई 140 सेकंड के टाइम में उसने 3.5 चक्कर काटने हैं। तो पहला चक्कर काटा वही वापस यहीं पे, दूसरे चक्कर के बाद वापस यहीं पे, तीसरे चक्कर के बाद वापस यहीं पे, तो 3 चक्कर में तो डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं, 0 है। उसके बाद आधा चक्कर भी और बचा हुआ है, तो आधा चक्कर कहाँ तक पहुँचेगा, इस पूरी जर्नी का आधा चक्कर कैसे होगा, यानी सामने वाली जगह तक, यहाँ तक पहुँच पाएगा। तो स्टार्टिंग में ए पे था, फाइनली वो क्या होगा, सी पे होगा। तो इस बात को लिख दोगे, आफ्टर 3.5 राउंड्स फार्मर विल बी एट पॉइंट सी, फार्मर विल बी एट पॉइंट सी,
ठीक है, वो पॉइंट सी पे होगा, पॉइंट को शॉर्ट में लिख दिया मैंने, तो पॉइंट सी पे होगा। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट अब कितना आ जाएगा, ए और सी के बीच में जो गैप है वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट ए और सी के बीच में गैप आ जाएगा, यानी ए सी की वैल्यू आ जाएगी। इस ए सी की वैल्यू को साइड में निकाल लो भाई, 10 मीटर है, स्क्वायर है तो ये भी 10 मीटर की साइड होगी, और 10 मीटर है, 10 मीटर है तो हम पाइथागोरस वैल्यू लगाएंगे, इसको आप x मान लो, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 200 हो जाएगा, कितना आएगा, 10√2 मीटर। तो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे, 10√2 मीटर वैल्यू आ गई। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पे सॉल्व कर लिया भाई, ये वैल्यू तो निकालना डायगोनल कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से पाइथागोरस से निकाल लोगे, कोई इशू नहीं है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैंने कैसे अटेम्प्ट किया है। तो ऐसे डायग्राम बना के 10 मीटर की साइड थी, 40 सेकंड लगे एक राउंड को पूरा करने में, तो मैंने ये निकाल लिया, टोटल टाइम निकाला 2 मिनट 20 सेकंड का दे रखा है, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। 40 सेकंड में एक राउंड मारता है तो 140 सेकंड में राउंड कैसे मारेगा, एक के नीचे 40 को ले आए और बाकी की मल्टीप्लाई इससे कर दी, सॉल्व किया, 3.5 राउंड आ गए। अब पहले राउंड के बाद वापस ए पे, दूसरे के बाद ए पे, तीसरे के बाद ए पे, फिर आधा राउंड होने के बाद सामने सी पे, तो फाइनली सी पे मिलेगा वो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। तो ये मेरा ग्रीन कलर में जो दिखाया क्या हो गया, मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको मैंने निकाल लिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अच्छा एक और चीज़ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, मैंने से कौन सी बात सही है डिस्प्लेसमेंट के लिए, इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता ना, फॉल्स है। डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है भाई, जहाँ से चले थे घूम फिर के वहीं पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो ही तो होता है, तो इट कैन बी जीरो, तो ये फॉल्स है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का वो डिस्टेंस से ग्रेटर होता है ना, कभी भी पॉसिबल नहीं है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा या मैक्सिमम उसके इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, फॉल्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट को जैसे जस्टिफाई करोगे कि वी नो दैट इफ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट of a journey are same, in that case displacement can be zero, so this statement is false। सेकेंड पार्ट में कैसे लिखोगे कि we know that distance is greater than equal to, दिखाया था ना ऐसे वाला सिंबल लगा के आपको, distance is greater than equal to displacement, so this statement is also false। तो ये एनसीईआरटी के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जब को करा दिए। ये फार्मर वाला बहुत अच्छे से बच्चों ध्यान रखना, बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना, ऐसा क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क से भी दूंगा एक। तो एक तो होमवर्क से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, सिंपल सर्कल वाला क्वेश्चन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना 14 सेंटीमीटर रेडियस दे दी मैंने, चेंज कर दी। दूसरा क्वेश्चन जो होमवर्क से करोगे वो ये वाला करोगे, बिल्कुल फार्मर जैसा ही है। यहाँ पे क्या एक एथलीट दौड़ रहा है, किस पे, ये यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है, इतना फर्क है। कितने डायमीटर है, 200 मीटर का डायमीटर है सर्कुलर ट्रैक का, तो जब रेडियस कितनी हो जाएगी, 100 मीटर हो जाएगी 40 सेकंड में, यानी एक राउंड पूरा मारने में उसको 40 सेकंड लगता है। आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस भी पूछी है, डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है, दोनों बातें पूछी हैं। 2 मिनट 20 सेकंड के एंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना डिस्टेंस होगा, सब सर्कुलर ट्रैक पे डायग्राम बना के सॉल्व करना, और आंसर जो होंगे मुझे व्हाट्सअप करना। इस क्वेश्चन को आप लोग सभी से अटेम्प्ट करोगे और मुझे आंसर व्हाट्सअप करोगे, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, चलो तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट कवर हो गया। तो हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक और उसके ऊपर बेस सारी वैरायटी के न्यूमेरिकल मैंने तुम्हें करा दिए। अब हमारा टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट में हम शुरू करेंगे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, और स्पीड वेलोसिटी के टॉपिक्स जो हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ठीक है ना।